Hello, my dear students. Welcome to our classroom. I hope you all are doing well. In this video, we are going to study Chapter 7 of Class 11 Commerce Gujarat Board Economics. The name of the chapter is Indian Economy. Before we proceed ahead, I would like to request all of you that help me get 1K subscribers. If you like this video, do share it and ask your people around to subscribe my channel. Thank you. We'll begin with this chapter now. Chapter name is Indian Economy. So first of all, if you see, there is a list of all the contents that we are going to understand. Let's understand this particular content. In the introduction, they are saying that India is a country of rich cultural diversity. इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारा आपके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कास्ट हैं, क्रीड हैं, प्लस आपके रिलीजन्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, बहुत कुछ अलग अलग पाया जाता है। इंडिया को पहले भारत के नाम से जाना जाता था और ये नाम पड़ा था राजा दुष्यंत जो है, किंग दुष्यंत, और उनकी वाइफ थी क्वीन शकुंतला, उनके बेटे का भी नाम भरत था, उसी नाम पे ये पड़ा था। ये कंट्री हमारा बहुत ज्यादा मशहूर रहा है फॉर एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ट्रेड, और इस वजह से बहुत से फॉरेनर्स हमारे यहाँ ट्रेड के लिए आते थे। हालांकि जो फॉरेनर्स ट्रेड के लिए आते थे उन्होंने हम पे रूल कर लिया, हमारे रिच रिसोर्सेज को वो लेकर के चले गए, और इसलिए हमारा इकोनॉमिक और कल्चरल हेरिटेज पूरी तरह से रूइन हो गया है, तबाह हो गया है। 1526 से लेकर के 1850 और आर्यंस के बाद अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका नाम है हड़प्पन, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है सबसे पहले। वो यहाँ रहे थे, फर्स्ट पीपल ऑफ द इंडिया उनको बोलते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो को। गुजरात में इनमें देखा जाता है लोथल और धोलावीरा, यहाँ पर लिखा हुआ है उनके बारे में। ये जो सिविलाइजेशन है, इन्होंने हमें अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया है। लेकिन तब जो है इंडिया आपका क्लोथ, मसलिन, जूट, इंडिगो और इन सब टाइम चीजों के लिए बहुत मशहूर था। फिर जैसे जैसे ब्रिटिश का इन्वेजन हुआ तो टी प्लांटेशंस भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होने लगे। ब्रिटिश पीरियड से पहले ही इंडिया में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इन सब के बारे में बहुत सारी चीजें थी। एग्जाम्पल है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा लोग थे हमारे एग्रीकल्चर में। इकोनॉमी मेनली रूरल थी क्योंकि सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे। फिर आता है आपका उसके अंदर एक पॉइंट है एग्रीकल्चर, एग्जाम्पल है ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लोथ्स, शूज एक्सेट्रा, ये सब प्रोड्यूस किए जाते थे। साथ साथ में कैटल रियरिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सब भी होता था। फिर आता है आपके इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज राय चौधरी के हिसाब से 19th सेंचुरी के हिसाब से, 19th सेंचुरी से पहले इंडिया में कॉटन, जूट, मसलिन, वूल, आइडल मेकिंग, इंडिगो, टेराकोटा, अर्थनवेयर, इन सब के गुड्स बनाए जाते थे और एक्सपोर्ट भी किए जाते थे। फिर आते हैं आपके सर्विसेज। तो 600 बीसी से पहले भी इंडिया में मेटल कॉइन्स बनाए जाते थे। हमारे यहाँ पर टाउन प्लानिंग, सेवेज, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम था, यूनिटी थी लोगों के बीच में। इस वजह से ट्रेड जो है एग्रीकल्चरल गुड्स और मैन्युफैक्चरल गुड्स का बहुत अच्छा चलता था। इन सब के एविडेंस भी पाए जाते हैं लोथल में। देन कम्स नेचुरल इनकम और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है एंगस मेडिसन। उनके हिसाब से इंडिया के पास तब मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे पूरे वर्ल्ड का 25% था। इस टाइम पे मोस्ट रीजन्स जो थे इंडिया में वो एक ही रूल में थे, मतलब एक ही राजा उसको शासन करते थे। मुगल रूल के अंदर इंडिया के अंदर साउथ एशियन रीजन का ऑलमोस्ट 90% वेल्थ था और हाई टैक्सेस और एक्साइज यहाँ पर लोग पे करते थे। औरंगजेब के टाइम पे भी हमारा नेशनल इनकम अराउंड 10 करोड़ पाउंड्स था, और फॉरेनर्स इंडिया में जो आए उस इस नंबर्स को देखकर ही वो आए थे, और इसीलिए एंशियंट एज यानी पुराना एज आपका गोल्डन एज था। मूविंग ऑन, इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। पहले हमारे क्या क्या हमारे यहाँ पर चीजें थी इंडियन इकोनॉमी में, पहले क्या क्या चीजें थी ब्रिटिश रूल से, मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान, इंडिपेंडेंस के पहले हमारा क्या क्या हाल था वो देखा जाए अगर, तो रेलवे जो है ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पर सेटअप किया। फर्स्ट रेल जो हमारे यहाँ पर आया वो चला था बोरी बंदर, उसको अब हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं, CST। बोरी बंदर से लेके थाने तक चला था, ये उसका डेट है 16 अप्रैल 1853 तक।
मतलब उस दिन पे जो चला था। 1947 में इंडिया के अंदर 53,000 किलोमीटर तक का रेलवे नेटवर्क था और इससे 68 लाख लोग बेनिफिट हो रहे थे। रोडवेज की बात करें तो हमारे इंडिया में तब रोड्स की भी अच्छी खासी लेंथ थी। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का सेटअप उन्होंने किया था। ये हमारे यूटिलिटीज को क्रिएट करते थे, यानी जो भी जरूरियात की चीजें हैं, वो ये लाते थे। 19th सेंचुरी तक अगर हम बात करें तो 2,78,420 किलोमीटर्स रोड थे और 1943 तक ये 4 लाख समथिंग तक इंक्रीज हो गए। इसमें से 32% रोड्स पक्के रोड थे यानी कंक्रीट के थे और 68% कच्चे रोड थे। बैंक जो है, प्राइवेट सेक्टर बैंक हमारे इंडिया में आई थी 1770 में। 1946 तक यहाँ पर 700 बैंक्स हो गई थी। आरबीआई जो अपेक्स बैंक है वो तभी से एस्टेब्लिश हुई थी 1935 में। ये बहुत काम की चीज है। सोशल स्ट्रक्चर देखिए, तब हमारे इंडिया में बहुत सी सोशल प्रैक्टिसेस थी जो अबैंडन की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती प्रथा एक्सेट्रा। मूविंग ऑन। आपका मूविंग ऑन, सती प्रथा और ये सब हमारे यहाँ पर बंद हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड बंद हो गया, सारी चीजें अबैंडन कर दी गई थी। एग्रीकल्चर अगर हम देखें, इंडियन एग्रीकल्चर में जमींदारी का सिस्टम आ गया था। यानी जो इसमें कैसा था, अगर मान लो लैंड मेरा है, काम कोई और कर रहा है उसके ऊपर, तो नॉर्मली होना ये चाहिए कि शेयर उसको भी मिलना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं था। उस इंसान को एक पर्टिकुलर सैलरी दी जाती थी जो बहुत कम होती थी और सारा का सारा प्रॉफिट जमींदार ले जाता था। तो इसीलिए हमारे इंडिया में तब जो है बहुत ज्यादा पॉवर्टी आने लगी थी इस वजह से। देन कम्स लैंड रेवेन्यू। जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी उन लोगों से जो लैंड को ओन करते थे, उन लोगों से रेवेन्यू लिया जाता था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार के थ्रू ये रेवेन्यू लेने लगी और गवर्नमेंट उन फार्मर्स को पनिश करती थी जो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे और उनके ऊपर फाइन लगाया जाता था। लैंड रेवेन्यू उनके प्रोड्यूस जितना वो बनाते थे पूरे साल में, उसका हाफ जितना लैंड रेवेन्यू होता था। मतलब उनके पास बचता पूरे साल में कुछ भी नहीं था। मूविंग ऑन। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस, दादा भाई नवरोजी के कैलकुलेशन के हिसाब से 1876 में इंडिया 8% अपने नेशनल इनकम का एज अ टैक्स पे करती थी और उसमें से भी इंडियन जो है वो इस टैक्स का 15%, जो पुअर लोग हैं वो 15% पे करते थे। एक्साइज और कस्टम का भी बहुत ज्यादा रेट था। एक्साइज और कस्टम उन चीजों पे लगाया जाता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं उन पे एक्साइज और कस्टम्स लगाए जाते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट का। सॉल्ट हमारे यहाँ पर ही बनता है, फिर भी उसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है और जब इंपोर्ट करते हैं वापस, तो वापस उस पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। ये हमारे इंडिया को और कुछ नहीं, खोखला करने की एक वो थी। कॉटन क्लोथ्स का भी ऐसा होता था, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से वो लेके जाते थे, लेकिन उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बना के वो वापस लेके आते थे तो उस पे वापस वो एक्साइज ड्यूटी लगा देते थे। हालांकि ये गलत बात है, रॉ मटेरियल हमारा अपना है तो उस पे कोई ड्यूटी लगना ही नहीं चाहिए। मूविंग ऑन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी। हाँ, उन्होंने सिर्फ वही वाले इंडस्ट्रीज जो हैं वही खड़ी कर दी जो उनको लगा कि ये इसकी यहाँ पर जरूरत है। जो उनको लगा कि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हाई इंडस्ट्री है, वो उन्होंने अपने देश में यानी इंग्लैंड में जाकर के खड़ी की थी और उसका वो हमसे चार्जेस लेते थे। तो बेसिकली हमारे जो जिन्होंने यहाँ पर राज किया, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उन इंडस्ट्रीज को ध्यान में लिया ही नहीं जो बेसिक नीड्स को प्रोड्यूस करती हैं। फाइन, जो बेसिक गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं वो इंडस्ट्री उन्होंने एस्टेब्लिश ही नहीं की। वो बेसिक गुड्स वो बाहर से इंपोर्ट करवाते थे और उस पे टैक्सेस लेते थे, इससे उनकी कमाई हो जाती थी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ। अपने उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई कि हर तरह से उनके पास पैसा आए और इससे क्या हो रहा था, वो पैसे कौन पे कर रहे थे, हमारे इंडियंस, और इसलिए वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आर्टिसंस भी हो रहा था। आपके आर्टिसन से 15 से 40% लोअर प्राइस पे वो उनको सेल करवाते थे और जब वो सेल करते थे तो उसमें से भी वो क्या बोलते हैं, टैक्सेस लेते थे और ये जब वो कम सेल करते थे तो वो प्रॉफिट भी गवर्नमेंट को जाके मिलता था।
देन कम्स इन्वेस्टमेंट पैटर्न। उन्होंने इन्वेस्ट भी उन्हीं एरियाज में किया जो एरियाज उनको जरूरी लगते थे। एग्जाम्पल है इसका रेलवे और रोड नेटवर्क। ये उन्होंने क्यों लाया? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स को मूव करने के लिए या गुड्स को मूव करने के लिए जरूरी था, इसीलिए उन्होंने ये बनाया। सिमिलरली उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग हमारे यहाँ पर लाया, मेडिकल कॉलेजेस उन्होंने यहाँ पर बनाए। वो किस लिए बनाए? क्योंकि उनको इन इंजीनियर्स की या डॉक्टर्स की जरूरत थी। बाकी जिसकी उनको जरूरत नहीं थी वो कॉलेजेस उन्होंने यहाँ पर लाए भी नहीं, एस्टेब्लिश भी नहीं किए। मूविंग ऑन, आपका ये जो पेमेंट बर्डन है, इसमें एक चीज है, होम चार्जेस यहाँ पर लिखा हुआ है। होम चार्जेस का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारा कोई कॉलोनी है, उसको मेंटेन करने के लिए सर्टेन चार्जेस लगते हैं। वो चार्जेस हम ही लोग पे करते हैं, तब जाके वो मेंटेन होता था। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे दिए जाते थे आर्मी के ऊपर, वॉर एक्सपेंसेस में, रिटायर्ड ऑफिसर्स, और ये सारे पैसे जो हैं वो लोगों से ही लिए जाते थे। इसको हम बोल देते हैं होम चार्जेस। होम चार्जेस जो हैं 3 कंपोनेंट्स के बने हुए होते हैं, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर इसमें 3 नाम है। इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर डेट्स, यानी जो भी कर्जा लिया उसका इंटरेस्ट पेमेंट, इंडियन कॉलोनी को मेंटेन करना, रेलवे, सिविल और मिलिट्री चार्जेस को पे करना, ये तीनों इसमें ही आ जाते हैं। फाइनली जब ब्रिटिशर्स ने 1947 में इंडिया को छोड़ा, तो इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड सब का सब बुरे हाल में था, बहुत बुरे हाल में था। और एक ऐसा कंट्री जो पहले बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था, जिसमें किसी चीज की कमी नहीं थी, आज वहां पर हर चीज की कमियां ही नजर आ रही थी। अब ये तो हमने देखा बिफोर इंडिपेंडेंस। अब देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ। सबसे पहली चीज जो पर कैपिटा इनकम की बताई है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2013 में 5150 यूएस डॉलर्स थी, जो डेवलप्ड कंट्री से तो कम थी ही थी, डेवलपिंग कंट्रीज से भी कम थी। एग्जांपल है चाइना, श्रीलंका, इनसे भी ये बहुत कम है पर कैपिटा इनकम। नीचे एक टेबल उन्होंने दिखाया जो कंपेयर करता है, उसमें सबसे ज्यादा नॉर्वे का है, पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में ही है 63,909, जबकि इंडिया का आपका है सिर्फ और सिर्फ 5150। यहाँ पर जो राइट साइड पे एक टेबल है कि इंडिया के लास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया के पर कैपिटा इनकम में क्या क्या चेंजेस आए। तो अगर हम ध्यान दें तो 2011-12 में हमारा पर कैपिटा इनकम था 64,316, जो कि 2014-15 तक आते आते 88,533 हो गया। करंट प्राइजेस और कांस्टेंट प्राइजेस का मतलब अगर हम जाने, कांस्टेंट प्राइजेस का मतलब है अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं कोई साल के हिसाब से, और करंट प्राइजेस यानी इसी साल के हिसाब से। फाइन, मूविंग ऑन। एग्रीकल्चर देखो अभी हमारे यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए। हमारे एग्रीकल्चर में रिलेटिवली बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी हुआ है। उसको अगर हम बताएं ऐसे तो देख लो, 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी तब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जबकि वो अब 58% हो गई है 2001-2 में, और 2013-14 में तो 49% पे ही रह गई है वो। मूविंग ऑन, इंडस्ट्री देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है आपका, उसका 1950-51 में 10.6% शेयर था। 2001 में ये हो गया 18.2%, 2011-12 में हो गया ये 24.3%। नेशनल इनकम में भी इसका शेयर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो पहले 16.6% था, फिर वो 26% हो गया। ये सीएसओ की तरफ से, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको डेटा मिला है। ये जो आज के टाइम पे आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2/3% जो है वो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है, यानी हम बाहर बेचते हैं उसकी अर्निंग्स है। ठीक है, मूविंग ऑन। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर भी जाहिर सी बात है बढ़ ही गया होगा। 1951 में 17.3% था। मूविंग ऑन, ये आगे 2011-12 में हो गया अब 27%। और साथ साथ में इनका जीडीपी में शेयर भी धीरे धीरे बढ़ गया है। फाइनली अब जो है 2014-15 में लेटेस्ट नंबर्स हैं वो हैं 52.7%। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री राइट नाउ इन द वर्ल्ड। इंडिया में आपका पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 का लास्ट नंबर अगर हम देखें 121.02 करोड़ है, जबकि 1901 में इंडिया का पॉपुलेशन था ओनली 23.84 करोड़। आप इमेजिन करो 100 करोड़, ऑलमोस्ट 100 करोड़ पीपल हैव इंक्रीज्ड नाउ। अब इसीलिए क्योंकि लोग ज्यादा हैं इसीलिए पॉवर्टी भी ज्यादा हो गई है। आपके जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे
वो पहले था 54.9 और ये डिक्लाइन होके अब हो गया 45.3। लेकिन लोग बढ़ गए हैं, ठीक है। 2011-12 में ये परसेंटेज हो गया है अब 21.9%। अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल मतलब जो न्यू मशीनरीज के कारण आती है, वो वाली अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। एनएसएसओ के हिसाब से 1999 और 2000 में आपका 7.31 टोटल पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड थी, जो कि अब 2011-12 में 5.6% ही रह गई है खाली। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमको पता है क्या है, जो बताता है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, जेंडर रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजें। इंडिया आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में बहुत नीचे है। एक इंडेक्स के हिसाब से 2013 में इसका इंडेक्स है 0.586, जबकि ये बहुत कम है और इंडिया का 187 कंट्रीज में से 136 रैंक आता है। तो आप इमेजिन करो कितना पीछे है इंडिया। इंडिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज डेवलपिंग इकोनॉमी। हमारा इंडिया ना ही अंडर डेवलप्ड है और ना ही डेवलप्ड है, वो बीच में झूल रहा है इस समय, वो है डेवलपिंग। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है ग्रोथ रेट। हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है स्पेशली आफ्टर एलपीजी। एलपीजी मीन्स व्हाट? लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इनके बाद हमारा ग्रोथ रेट बढ़ गया है। 2013-14 में ग्रोथ रेट जो है थोड़ा कम हो गया और 14-15 में तो ये एकदम कम होके लेस देन 5% हो गया। हालांकि पहले 1991 तक आपका ग्रोथ रेट 6.8 की एवरेज पे रह रहा था। मूविंग ऑन, नेट नेशनल इनकम जो है आपका एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जो आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा ही नहीं, वो उतने का उतना ही है, उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट प्राइस लेवल या फैक्टर कॉस्ट। तो तब आपका नेट नेशनल इनकम था ₹269,724 और जो कि बढ़ करके 2013-14 में 87,51,834 हो गया है आपका। और इसलिए 63 इयर्स के टाइम स्पैन में अगर हम बात करें तो 18 गुना आपका एनएनबी बढ़ गया है। हमारे इंडिया में 3 सेक्टर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं और वो तीनों सेक्टर्स हमारे कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इनकम में, वो अगर हम जाने तो 1951 में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर 53.1% था, जो कि अब 17.6% है। इंडस्ट्रीज पहले 16.6% थी, अब वो 29.7% है। और आपकी सर्विसेज पहले 30.3% थी, अब वो 52.7% है। इससे एक हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका एग्रीकल्चर थोड़ा जो है वो डिक्लाइन हो रहा है और बाकी के दोनों जो हैं वो थोड़े इंक्लाइन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे चल के। देन कम्स पर कैपिटा इनकम। अभी हम 63 इयर्स वाले टाइम स्पैन की बात कर रहे थे, तो उसमें यहाँ पर भी कुछ आंकड़े बताए हैं। पहले 1950-51 में 7114 रुपीस था, जो कि अब 39,904 है 2013-14 में। और इस हिसाब से 63 ईयर वाले टाइम स्पैन में आपका जो पर कैपिटा इनकम है ये 5.6 टाइम बढ़ गया है। एनएनपी की अगर हम बात करें तो वो कितना टाइम बढ़ा था? एनएनबी आपका 18 टाइम्स बढ़ गया था 63 वाले टाइम स्पैन में, 63 इयर्स में ही। और इस टाइम में आपका ये जो 1991 में ये पहले 1.6% बढ़ा, कम हुआ था सॉरी, और उसके बाद ये फिर बढ़ते चला गया। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर में आपके एग्रीकल्चर, बाकी की सारी एक्टिविटीज, डेयरी फार्मिंग, ये सारी चीजें आती हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब चीजें आती हैं। दूसरे वर्ड्स में बोलें तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज को हैंडल करता है। फाइनली सर्विस सेक्टर ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी सर्विसेज देता है। ये सारे एम्प्लॉयमेंट के कितने ये भागीदार हैं ये भी बताया गया है। ऊपर उनका बताया गया था नेशनल इनकम में कितना भाग है, यहाँ बताया कितने लोग को ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो पहले प्राइमरी में 72.1 लोग एम्प्लॉयड थे, तो अब वहां पर कम होके 48.9 हो गए हैं। सेकेंडरी में पहले 10.6 था, अब 24.2 है। टर्शरी में पहले 17.3 था, अब 26.9 हो गया है। मूविंग ऑन, ये सारी वही सारे पैराग्राफ्स हैं सबसे ऊपर जो अभी हमने टेबल पढ़ा, वही सब है।
अब आता है फाइनली इम्प्रूवमेंट इन बेसिक और प्राइमरी यूटिलिटीज। जो हमारी बेसिक चीजें हैं उनमें भी धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट होने लगा है। कैसा इम्प्रूवमेंट होने लगा है? इरिगेशन में, लिटरेसी में, इलेक्ट्रिसिटी में और रेलवे में, इनमें भी कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। इरिगेशन की अगर हम बात करें तो पहले 1950-51 में 22.6 मीटर हेक्टर लैंड जो है वो इरिगेटेड था। 2012-13 में ये हो गया 63 मीटर हेक्टर। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में टोटल जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका 45% आज इरिगेटेड है, यानी पानी की सुविधाएं वहां पर हैं। दूसरा है आपका लिटरेसी। लिटरेसी रेट 2011 में 18.33% था, जो 2013-14 में राइज होकर के 73% हो गया। 1950s में हमारे यहाँ पर 20 यूनिवर्सिटीज थी, 500 कॉलेजेस थे, जो बढ़ करके अब 719 यूनिवर्सिटीज हो गई हैं और 35,000 कॉलेजेस हो गए हैं 2013-14 तक। इस हिसाब से हमारे हायर एजुकेशन भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी देखें तो पहले 1950-51 में 2300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते थे। 2011-14 में 2,43,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। रोड नेटवर्क की बात करें तो इंडिया एक ऐसा कंट्रीज के लिस्ट में आता है जहां पर लार्जेस्ट रोड नेटवर्क पाया जाता है। 48.6 लाख किलोमीटर हमारा कंक्रीट रोड है आज के दिन में। रेलवे देखें तो इंडिया का रेलवे स्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट है। इसकी लेंथ है 65,000 किलोमीटर्स राइट नाउ। एंड इसको अगर हम देखें ना तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इंडिया ने साइंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सब में इन्होंने तरक्की कर ली है। सब बढ़ गए हैं धीरे धीरे। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनिशिएट किया गया है 2011 में, इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बताया गया है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट शेयरिंग। और इंडिया यहाँ पर फाइनल एक और बात है, इंडिया वाज एट द 10th पोजीशन। 2005 में इंडिया 10वीं पोजीशन पे था, ऐसा ये बोल रहे हैं। Thank you so much for your patient hearing. Here we are ending this lecture. If you like this content, do share it, subscribe the channel, and thank you so much.